नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। क्लास 9 एनसीईआरटी पॉलिटी की किताब चल रहा था। चैप्टर 4 वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस चल रहा है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं पार्लियामेंट से। देखिए, पिछले वीडियो में हमने ऑफिस मेमोरेंडम का एक एग्जाम्पल देखा था। बेसिकली मंडल कमीशन का रिपोर्ट को गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया था। तो उसमें पार्लियामेंट का रोल हमने कहीं नहीं देखा। पर इसका मतलब ये नहीं है पार्लियामेंट का कोई पावर्स नहीं है। अगर पार्लियामेंट मना करते तो गवर्नमेंट इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर पाता? बिल्कुल नहीं। तो आज इस वीडियो में हम पार्लियामेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, पार्लियामेंट का पावर्स क्या है, अथॉरिटी क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट? इन ऑल डेमोक्रेसीज एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एक्सरसाइज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। देखिए, पार्लियामेंटेरियंस को सिटीजन्स जो है वो इलेक्ट करते हैं और ये पार्लियामेंटेरियंस को सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी दिया हुआ है लॉज बनाने का। इंडिया में ये जो नेशनल असेंबली है ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, इसे बोलते हैं पार्लियामेंट। स्टेट लेवल में इसे बोलते हैं लेजिस्लेचर या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखिए, जो नाम है ये अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग है। ठीक है, इंडिया में लोकसभा, राज्यसभा इस तरह बोलते हैं। इस तरह दूसरे कंट्रीज में आप जाओगे अलग अलग नाम से आपको मिलेगा पार्लियामेंट का नाम, या फिर लोकसभा, राज्यसभा जैसे जो अपर हाउस, लोअर हाउस वगैरह होता है उसका नाम अलग अलग रहेगा। ठीक है, अब देखिए पार्लियामेंट की अथॉरिटी क्या क्या है, क्या क्या पॉलिटिकल अथॉरिटी पार्लियामेंट एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले, पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन द कंट्री। देखिए, हमारे देश में लॉज बनाने का फाइनल अथॉरिटी पार्लियामेंट है। The task of law making or legislation is so crucial that these assemblies are called legislatures। देखिए, लॉ मेकिंग एक डेमोक्रेसी में हो या फिर कोई भी कंट्री में हो, लॉ मेकिंग सबसे बड़ा एक क्रूशियल थिंग होता है। तो इसलिए इन असेंबलीज को लेजिस्लेचर्स भी बोलते हैं। पार्लियामेंट्स के पास लॉज बनाने का पावर है, एक्सिस्टिंग लॉज को चेंज करने का पावर है, या फिर एक्सिस्टिंग लॉज को अबॉलिश करने का पावर है। ठीक है, पार्लियामेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोस हु रन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को जो रन करता है उनके ऊपर पार्लियामेंट का पावर रहता है। इंडिया में जो पावर है उसे आप डायरेक्ट एंड फुल बोल सकते हो। मतलब जब तक एक गवर्नमेंट को पार्लियामेंट की मेजोरिटी है तब तक वो गवर्नमेंट को रन कर सकता है। अगर उन्हें पार्लियामेंट की सपोर्ट नहीं है तो उन्हें गवर्नमेंट रन करने भी नहीं देंगे। ठीक है, तो इंडिया में पार्लियामेंट का कंट्रोल जो है वो डायरेक्ट एंड फुल कंट्रोल आप बोल सकते हो। पार्लियामेंट्स कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट्स हैव। गवर्नमेंट के पास कितने पैसे हैं उन सब का कंट्रोल जो है पार्लियामेंट का पास है। अगर पब्लिक मनी यूटिलाइज करना है तभी पार्लियामेंट में एक बिल पेश करता है। ये सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। वैसे बस यही समझ लीजिए कि देश का जो पैसे है, गवर्नमेंट का जो फंड है, उसका पूरा कंट्रोल पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट ऑन पब्लिक इश्यूज एंड नेशनल पॉलिसी इन एनी कंट्री। कोई भी कंट्री में हो, पार्लियामेंट हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन होता है, चाहे वो पब्लिक इश्यूज के ऊपर हो या फिर वो नेशनल पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने के ऊपर हो, कुछ भी हो। ठीक है, एंड पार्लियामेंट किसी भी इंफॉर्मेशन सीख भी कर सकता है किसी से भी। नाउ, टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। देखिए, मॉडर्न डेमोक्रेसीज में पार्लियामेंट एक सेंट्रल रोल प्ले करता है। इसलिए मोस्ट कंट्रीज में पार्लियामेंट को दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। इनका जो रोल एंड पावर्स है उसे भी डिवाइड करके रखा हुआ है। ये दो पार्ट्स को आप चेंबर्स या हाउसेस बोल सकते हो। उसमें से एक हाउस यूजुअली लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। मतलब एक हाउस में जो पार्लियामेंटेरियंस होगा उन्हें सिटीजन्स जो है डायरेक्टली इलेक्ट करके भेजते हैं। जो सेकेंड हाउस होता है वो हमेशा इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है। उनके पास भी कुछ स्पेशल फंक्शंस रहता है। ये जो सेकंड हाउस है, इनका मोस्ट कॉमन वर्क ये रहता है टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट्स। जितने स्टेट्स होता है एक कंट्री का, उन स्टेट्स का इंटरेस्ट देखना, उनके प्रॉब्लम्स देखना, प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन लेके आना, ये सब सेकंड हाउस का काम रहता है। अब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, तब आपको चीज़ें अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए, हमारा देश में पार्लियामेंट का दो हाउसेस है। इन दो हाउसेस को राज्यसभा एंड लोकसभा बोलते हैं। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते हैं। नाम से आपको पता चल गया होगा, जो राज्यसभा होगा वो इधर मैंने जो सेकंड हाउस की बात किया वही है, जो स्टेट्स का देखभाल करते हैं। जो लोकसभा है वो हाउस ऑफ द पीपल है। लोकसभा मेंबर्स को सिटीजन्स जो है डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। वैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दोनों हाउस के मेंबर नहीं है, समझ लीजिएगा। लोकसभा एंड राज्यसभा है, दोनों का मेंबर नहीं है प्रेसिडेंट, फिर भी प्रेसिडेंट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट है। देखिए, पार्लियामेंट मतलब प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा होता है, ये आप समझ लीजिएगा। इसलिए लोकसभा एंड राज्यसभा में कोई भी बिल जब पास होता है उसे प्रेसिडेंट का सिग्नेचर या असेंट के लिए भेजते हैं। जब तक एक बिल के ऊपर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर नहीं होता या फिर प्रेसिडेंट का असेंट नहीं होता है, वो बिल लॉ नहीं बनता है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। अब देखिए दोस्तों,
लोकसभा जो हाउस ऑफ द पीपल है उसे लोअर हाउस बोलते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस भी बोलते हैं। अब इसमें से मोर पावरफुल कौन सा हाउस है? अपर हाउस बोलने से आपको ऐसा लग रहा होगा राज्यसभा के पास ज्यादा पावर्स है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। लोकसभा जो है राज्यसभा से ज्यादा पावरफुल है। इसका कारण क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। वैसे हमारा संविधान में राज्यसभा के पास भी कुछ पावर्स है, पर मोस्ट ऑफ द मैटर्स में लोकसभा के पास सुप्रीम पावर है। देखिए, एनी ऑर्डिनरी लॉ नीड्स टू बी पास बाय बोथ हाउसेस। कोई भी लॉ हो वो दोनों हाउसेस में पास होना जरूरी है। अगर दोनों हाउसेस के बीच में ओपिनियन डिफरेंस है तो फाइनल डिसीजन लिया जाता है एक जॉइंट सेशन के थ्रू, जिसमें लोकसभा मेंबर्स एंड राज्यसभा मेंबर्स को बुलाया जाएगा। बिकॉज ऑफ द लार्जर नंबर ऑफ मेंबर्स द व्यू ऑफ लोकसभा इज लाइकली टू प्रिवेल इन सच ए मीटिंग। देखिए, हमारे देश में लोकसभा में करीब 545 मेंबर्स हैं एंड राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं। तो ऑब्वियस बात है लोकसभा में ज्यादा मेंबर्स है, इसलिए लोकसभा का जो ओपिनियन होगा वो हमेशा प्रिवेल करेगा। नाउ लोकसभा एक्सरसाइजेस मोर पावर्स इन मनी मैटर्स। देखिए, मनी रिलेटेड मैटर्स में या फिर आप बोल सकते हो फिनेंस रिलेटेड मैटर्स में लोकसभा के पास ज्यादा पावर्स है राज्यसभा से। फॉर एग्जाम्पल, लोकसभा जब बजट ऑफ द गवर्नमेंट पास करते हैं या फिर ऐसा कोई भी मैटर जो मनी से रिलेटेड है, तब राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट। राज्यसभा के पास एक ही ऑप्शन है, उस मैटर को 14 डेज तक होल्ड या फिर डिले कर सकते हैं। मतलब मनी रिलेटेड मैटर जब राज्यसभा में डिस्कशन के लिए जाते हैं तो राज्यसभा डिस्कस तो कर सकते हैं और राज्यसभा के पास केवल 14 डेज का टाइम है और राज्यसभा कुछ चेंजेस भी सजेस्ट कर सकता है, पर लोकसभा के ऊपर ये बाइंडिंग नहीं है उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना। तो मेरा कहने का मतलब है मनी रिलेटेड मैटर्स में लोकसभा का फुल पावर है, इसमें राज्यसभा का कोई रोल नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आप देखिए, ये और एक सुप्रीम पावर है लोकसभा का। गवर्नमेंट का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहता है, जो प्रधानमंत्री के साथ रहता है, जिनके अलग अलग पोर्टफोलियोज होते हैं, जैसे कि मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्टर ऑफ फिनेंस, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उन्हें लोकसभा कंट्रोल करते हैं। कोई भी एक मिनिस्टर तब रह सकता है जब उनके पास लोकसभा का सपोर्ट हो या फिर लोकसभा की मेजोरिटी का सपोर्ट हो, ठीक है। एंड इफ द मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स से दे हैव नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देन ऑल मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर हैव टू क्विट। देखिए दोस्तों, अगर लोकसभा ने ये बोल दिया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरा कहने का मतलब है, देखिए मैंने क्या बोला आपको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हमेशा लोकसभा के मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स का सपोर्ट रहना चाहिए। अगर ऐसा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स की सपोर्ट नहीं है, तो लोकसभा मेंबर्स जो है एक नो कॉन्फिडेंस मोशन इनिशिएट कर सकता है। अगर ये मोशन पास हो जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर को क्विट करना होता है। राज्यसभा के पास ऐसा कोई पावर नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का डायरेक्ट कंट्रोल लोकसभा मेंबर्स के ऊपर। नाउ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ये क्या होता है? देखिए, आपको स्टोरी ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम याद होगा, जिसमें 27% रिजर्वेशन दिया गया था सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को। हमने उस ऑफिस मेमोरेंडम में ये देखा था, उस ऑफिस मेमोरेंडम को साइन किया था जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट। हमने ये भी देखा था जॉइंट सेक्रेटरी के पास कोई पावर नहीं है, एक्चुअली वो गवर्नमेंट के जो इंस्ट्रक्शन है उसे फॉलो कर रहा था। तब ये पॉलिसी डिसीजन कौन लिया था? हमने देखा था द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन टेकिंग दैट डिसीजन। तो प्राइम मिनिस्टर ने ये डिसाइड किया था, पर आपको क्या लग रहा है प्राइम मिनिस्टर अकेला ने ये डिसीजन लिया? प्राइम मिनिस्टर को अगर लोकसभा का सपोर्ट नहीं होता तब वो ये डिसीजन ले पाता? बिल्कुल नहीं है। तो इन दैट सेंस ही वाज ओनली एक्सिक्यूटिंग द विशेस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो चाहते थे वही वो कर रहा था, है कि नहीं? अब देखिए, there's a different levels of any government. We find functionaries who take day-to-day decisions but do not exercise supreme power on behalf of the people. तो हमने ये देखा कि कुछ फंक्शनरीज है पार्लियामेंट में जो डे टू डे डिसीजंस लेता है, पर उनके पास सुप्रीम पावर है ऐसा हम नहीं बोल सकता। सुप्रीम पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, पर डिसीजन लेने का काम कुछ फंक्शनरीज के पास है, ठीक है। सो ऑल दोस फंक्शनरीज आर कलेक्टिवली नोन एज एग्जीक्यूटिव। जो डिसीजंस लेते हैं उन्हें आप एग्जीक्यूटिव बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो जिसके पास डिसीजन लेने का पावर है उन्हें आप एग्जीक्यूटिव बोल सकते हो। दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव बिकॉज दे आर इन चार्ज ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। और एक डेफिनेशन ये है, दोस हु आर इन चार्ज ऑफ एग्जीक्यूशन, पॉलिसीज एग्जीक्यूट करने का चार्ज जिनके पास है उन्हें आप एग्जीक्यूटिव बोल सकते हो। Thus, when we talk about the government, we usually mean the executive. तो जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं हम एक्चुअली एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। नाउ पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। देखिए, डेमोक्रेटिक कंट्री में
एग्जीक्यूटिव को अब दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता है, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, दूसरा है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मतलब वो एग्जीक्यूटिव जिन्हें लोग इलेक्ट करते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए। जैसे हम पॉलिटिकल लीडर्स को इलेक्ट करते हैं ना दोस्तों 5 साल के लिए गवर्नमेंट को चलाने के लिए, उसे आप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बोल सकते हो। ऑब्वियसली उन एग्जीक्यूटिव के पास डिसीजंस लेने का पावर होगा। दूसरा है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ये क्या है? ये सेकंड कैटेगरी में आता है। दे आर अपॉइंटेड ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस। इन्हें परमानेंट एग्जीक्यूटिव और सिविल सर्विसेज बोल सकते हैं। जो सिविल सर्विसेज में काम करते हैं उन्हें आप सिविल सर्वेंट्स बोल सकते हो। दे रिमेन इन ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस। देखिए ये बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रहते हैं जिन्हें आप सिविल सर्वेंट्स बोलते हो। रूलिंग पार्टी चेंज होने से भी वो वही के वही रहेगा। हाँ ऑब्वियसली उनके ट्रांसफर्स वगैरह होता है, फिर भी वो पोस्ट डेकोरेट करने के लिए कोई ना कोई एक आदमी रहेगा, तो उन्हें आप परमानेंट एग्जीक्यूटिव बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जो सिविल सर्विस ऑफिसेज वगैरह रहता है उनके नीचे जितने सिविल सर्वेंट्स रहते हैं वो सब परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं। अब देखिए दिस ऑफिसेस वर्क अंडर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड असिस्ट देम इन कैरिंग आउट द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स का काम क्या है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को असिस्ट करना। ठीक है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के नीचे काम करते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अब आपके मन में एक डाउट आया होगा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास ज्यादा पावर्स क्यों है एक नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से, या फिर एक मिनिस्टर एक सिविल सर्वेंट से पावरफुल क्यों है? अक्सर आपने देखा होगा जितने सिविल सर्वेंट्स रहते हैं या फिर जो सिविल सर्विस ऑफिसर्स रहते हैं वो ज्यादा एजुकेटेड रहते हैं, उनके पास एक्सपर्ट नॉलेज भी रहता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। फॉर एग्जाम्पल फिनेंस मिनिस्ट्री में जितने इकोनॉमिक एडवाइजर्स काम कर रहे होंगे उनको इकोनॉमिक्स के बारे में ज्यादा पता होगा फिनेंस मिनिस्टर से। Sometimes the ministers may know very little about the technical matters। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज है, फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, हेल्थ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, माइंस एक्सेट्रा, उन डिपार्टमेंट्स का जो टेक्निकल नो हाउ उसके बारे में मिनिस्टर को थोड़ी ना पता होगा। मिनिस्टर कोई एजुकेशनली क्वालिफाइड भी नहीं होगा, पर मिनिस्टर के नीचे जितने सिविल सर्वेंट्स रहता है वो एक्सपर्ट्स होगा। तभी मिनिस्टर को ज्यादा पावर क्यों दिया हुआ है? फाइनल डिसीजन लेने का जो पावर है वो मिनिस्टर को क्यों दिया है? आंसर इज वेरी सिंपल दोस्तों, इन ए डेमोक्रेसी विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम। लोग क्या चाहता है लोगों के लिए डिसीजन लेना है, वो काम मिनिस्टर का है, क्योंकि मिनिस्टर को लोगों ने चुना है। ही इज द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एंड दस एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज द विल ऑफ द पीपल ऑन देयर बिहाफ। मतलब लोगों के लिए क्या भला होगा या फिर देश के लिए क्या भला होगा ये डिसीजन लेना है मिनिस्टर को। अगर उनकी डिसीजन से कोई बैड कॉन्सिक्वेंसेस हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिनिस्टर का होगा। दैट इज वाई द मिनिस्टर टेक्स ऑल द फाइनल डिसीजंस। द मिनिस्टर डिसाइड्स द ओवरऑल फ्रेमवर्क एंड ऑब्जेक्टिव्स इन विच डिसीजंस ऑन पॉलिसी शुड बी मेड। देखिए मिनिस्टर जो है जरूर पूछेगा एडवाइजर से या फिर जितने भी सब्जेक्ट मैटर का एक्सपर्टीज होगा उनके साथ, उनसे जरूर पूछेगा। मतलब कई सारे एडवाइजर्स होंगे, उनके अलग अलग ओपिनियंस भी बोल सकते हैं। वो बस ये बोल सकता है मतलब एक एक डिसीजन का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कआउट क्या होगा या फिर ऐसे डिसीजन लेने से क्या हो सकता है, क्या क्या स्टेप्स लेनी चाहिए उन मेशर्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, वो सब वो बताएगा। पर फाइनल डिसीजन लेना है मिनिस्टर को। मतलब सब कुछ समझ के, सारे ओपिनियंस को समझ के, सारे ऑब्जेक्टिव्स को समझ के, एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है वो समझ के डिसीजन लेना वो मिनिस्टर का काम है। ठीक है, एक्चुअली कोई भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे ही होता है, जो ओवरऑल पिक्चर समझते हैं वही इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, नॉट द एक्सपर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं दोस्तों, मुकेश अंबानी की बात ले लीजिए। अब मुकेश अंबानी को 5G का जो टेक्निकल नो हाउ है उसके बारे में थोड़ी ना पता होगा, पर उनको जरूर ये पता होगा 5G आने से मार्केट में कैसे वो डोमिनेट कर सकता है। तो ये जो बात है मतलब लोगों की जो बात है, लोगों की इच्छा क्या है, उसे क्या क्या अच्छा होगा लोगों के लिए या फिर देश के लिए क्या अच्छा होगा, वो डिसीजन लेना है सबसे टॉप में जो बैठा है, जिनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, द एक्सपर्ट्स कैन टेल द रूट बट समवन विद ए लार्जर व्यू डिसाइड्स द डेस्टिनेशन। दिस इज द करेक्ट पॉइंट। एक्सपर्ट्स रूट बता सकता है, कैसे चीजों को इंप्लीमेंट कर सकता है ये बता सकता है, पर जिनके पास एक लार्जर व्यू है वही डिसाइड कर सकता है क्या फाइनली टेक होना चाहिए। इन ए डेमोक्रेसी इलेक्टेड मिनिस्टर्स परफॉर्म दिस रोल। तो ऑब्वियस सी बात है, डेमोक्रेसी में जो इलेक्टेड मिनिस्टर्स रहते हैं वही ये रोल परफॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। देखिए देश का सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है प्राइम मिनिस्टर। वैसे प्राइम मिनिस्टर पद के लिए कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट किसी को भी एज प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और द कोलिशन ऑफ पार्टीज को अपॉइंट करते हैं एज प्राइम मिनिस्टर।
अगर उनको मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स के सपोर्ट है। समझ गए आप? या तो हो सकता है एक ही पार्टी मेजोरिटी कमान करे पार्लियामेंट में, या फिर होता है कोई भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं है, तब क्या करते हैं कुछ पार्टीज मिलकर एक कोलिशन बनाते हैं और एक लीडर को चुनते हैं। तब प्राइम मिनिस्टर उस लीडर को एज प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है, नो सिंगल पार्टी और अलायंस गेट्स ए मेजोरिटी, कभी कभी अलायंस भी बन नहीं पाता है, कोई भी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी भी नहीं होता है। तब क्या करेंगे, तब प्रेसिडेंट ऐसा एक मेंबर को एज ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है जिनको मेजोरिटी सपोर्ट मिलने का चांस है। अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगा तो प्रेसिडेंट उस आदमी को एज प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है। क्लियर? वैसे प्राइम मिनिस्टर पद का कोई फिक्स्ड टेन्यूर नहीं होता है, वो तब तक पावर में रह सकता है जब तक ही रिमेन्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और कोलिशन। कहने का मतलब सिंपली ये है दोस्तों, जब तक लोकसभा के मेजोरिटी सपोर्ट है तब तक प्राइम मिनिस्टर अपने पद में कंटिन्यू कर सकता है। जब सपोर्ट चला जाएगा तब उन्हें क्विट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट होने के बाद प्रेसिडेंट अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देखिए, प्रेसिडेंट अपॉइंट तो करते हैं सारे मिनिस्टर्स को, पर किसको अपॉइंट करना है ये प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेगा। प्राइम मिनिस्टर बेसिकली रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, अब जो मिनिस्टर्स रहते हैं ऑब्वियसली वो उस पार्टी के या फिर कोलिशन के मेंबर्स रहेंगे जिनको लोकसभा का सपोर्ट है। फिर प्राइम मिनिस्टर इज फ्री टू चूज मेंबर्स एज लॉन्ग एज दे आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। देखिए, कोई भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को प्राइम मिनिस्टर ऐसे मिनिस्टर चुन सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है वो मेजोरिटी पार्टी से होना चाहिए। नॉर्मली ऐसा होता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर चाहे तो किसी को भी ऐसे मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है, बेसिकली रेकमेंड कर सकता है प्रेसिडेंट को इन्हें अपॉइंट करो। आप देखिए, कभी कभी क्या हो जाता है, ए पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन ऑल्सो बिकम ए मिनिस्टर। देखिए, मैंने आपको पहले क्या बोला, ओनली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है एक मिनिस्टर, पर देखिए एक नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी ऐसे मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है, पर एक रूल है, अपॉइंटमेंट के 6 महीने के अंदर उन्हें एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करके इलेक्ट होना पड़ेगा, बस वही है। ठीक है, आप देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज द ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर। आप देखिए, ये जो मिनिस्टर्स की बॉडी है जिसमें करीब 60 से लेके 80 तक मिनिस्टर्स रहता है, उसे आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोल सकते हो। अब आप ये समझेंगे कि मिनिस्टर्स के अलग अलग रैंक्स क्या होता है। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को आप 3 विभागों में डिवाइड कर सकते हो। सबसे ऊपर एक कैबिनेट मिनिस्टर्स, दे आर यूजुअली टॉप लेवल लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी। देखिए, रूलिंग पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उन्हें मेजर पोर्टफोलियोज दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब आप बोल सकते हो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। उन्हें बड़े बड़े पोर्टफोलियो दिया जाता है, बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज दिया जाता है। यूजुअली कैबिनेट मिनिस्टर्स मीट टू टेक डिसीजंस इन द नेम ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बाकी जितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बिहाफ पर कैबिनेट मिनिस्टर्स डिसीजन भी ले सकता है। दस, इट इज द इनर रिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए, अगर आप रिंग बनाओगे, ये है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर है कैबिनेट। ठीक है, कैबिनेट में नॉर्मली करीब 25 मिनिस्टर्स रहते हैं जिनके पास इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोस है। इसके बाद आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस। अब देखिए, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं है, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है विद इंडिपेंडेंट चार्ज। छोटे छोटे मिनिस्ट्रीज जो हैंडल करते हैं ना, उसे आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज बोल सकते हो। अब मैं छोटा बोल रहा हूं, वो कंपैरेटिवली छोटा है, वैसे वो छोटा नहीं है, तो इनको आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज बोल सकते हो। देखिए, जो मिनिस्ट्री उनको दिया जाएगा उसमें उनका टोटल कंट्रोल रहेगा, पर वो मिनिस्ट्री छोटा मिनिस्ट्री रहेगा। ठीक है, देखिए, दे पार्टिसिपेट इन कैबिनेट मीटिंग्स ओनली व्हेन स्पेशली इन्वाइटेड। जब स्पेशली उनको इन्वाइट करते हैं ना, तभी वो कैबिनेट मीटिंग अटेंड करते हैं, नहीं तो कैबिनेट मीटिंग ओनली कैबिनेट मिनिस्टर्स अटेंड करते हैं। ठीक है, फाइनली मिनिस्टर ऑफ स्टेट, दे आर अटैच्ड टू एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए जो मिनिस्टर्स अपॉइंट होते हैं उन्हें आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोल सकते हो। ठीक है, तो देखिए और एक बार देखते हैं, टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 3 कैटेगरीज है। सबसे ऊपर कैबिनेट मिनिस्टर्स, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अब देखिए, सारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो रेगुलरली मीट नहीं कर पाते हैं, इसलिए जितने कैबिनेट मिनिस्टर्स है ना, वही मीट करते हैं इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट डिसीजंस लेने के लिए। इसलिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला, कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बिहाफ पर डिसीजंस ले सकते हैं, तो गवर्नमेंट का जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होता है ना, वो कैबिनेट मीटिंग्स में डिसाइड करते हैं। इसलिए जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। कैबिनेट जो है ऐसे टीम काम करते हैं, जितने भी मिनिस्टर्स है उनका व्यूज एंड ओपिनियंस अलग अलग हो सकता है, फिर भी
सभी को कैबिनेट का जो डिसीजन है एज ए टीम उसे रेस्पेक्ट करना है, उसे फॉलो करना है। कोई भी मिनिस्टर गवर्नमेंट को ओपनली क्रिटिसाइज नहीं कर सकता या फिर कोई और मिनिस्ट्री को ओपनली क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। एवरी मिनिस्ट्री में सेक्रेटरीज रहता है, जो सिविल सर्वेंट्स रहता है, जो IAS ऑफिसर्स वगैरह रहता है, जो जॉइंट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये सब आपने सुना होगा। सेक्रेटरीज प्रोवाइड द नेसेसरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन टू द मिनिस्ट्रीज टू टेक डिसीजन। देखिए एक एक डिसीजन लेने का जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट मैटर्स में एक्सपर्ट ओपिनियंस है, ये सब सेक्रेटरीज प्रोवाइड करते हैं। कैबिनेट एज ए टीम इज असिस्टेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी। देखिए हर कैबिनेट को कैबिनेट सेक्रेटरीट असिस्ट करते हैं, ठीक है। एंड दिस इंक्लूड्स मेनी सीनियर सिविल सर्वेंट्स हु ट्राई टू कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्री। तो बेसिकली देखिए दोस्तों, बैकग्राउंड में जितना काम है वो कैबिनेट सेक्रेटरीट करते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरीट में सीनियर सिविल सर्वेंट्स रहता है, जूनियर सिविल सर्वेंट्स रहता है, जो एज ए टीम काम करते हैं कैबिनेट को सपोर्ट करने के लिए। नाउ पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। हमारी संविधान में प्राइम मिनिस्टर के पावर्स क्या है या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पावर क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसके बारे में ठीक से कुछ बताया नहीं है। बट एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर के पास वाइड रेंजिंग पावर्स है। वो कैबिनेट मीटिंग्स को चेयर करते हैं, सारे डिपार्टमेंट का कामों को कोऑर्डिनेट करते हैं, इनके डिसीजन हमेशा फाइनल रहता है। अगर डिपार्टमेंट्स के बीच में कोई डिसएग्रीमेंट है, सारे मिनिस्ट्रीज़ के ऊपर एक जनरल सुपरविजन वो एक्सरसाइज करते हैं। सारे जो मिनिस्टर्स है वो प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप के अंडर काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है सारे मिनिस्टर्स को काम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और रीडिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। वो चाहे तो मिनिस्टर्स को डिसमिस कर सकता है, एंड अगर प्राइम मिनिस्टर क्विट करता है तो एंटायर मिनिस्ट्री को भी क्विट करना पड़ता है। तो आपको क्या समझ में आया? हमारे देश में सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन कैबिनेट है, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स रहता है, और कैबिनेट के अंदर सबसे पावरफुल कौन है? वो है प्राइम मिनिस्टर। और देखिए दुनिया भर की जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज है उसमें प्राइम मिनिस्टर का पावर सबसे ज्यादा है, इसलिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज को कभी कभी प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। और एक बात यह है दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर भी एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है, तो वो पार्टी के थ्रू ही कैबिनेट एंड पार्लियामेंट को कंट्रोल करते हैं। ये बात भी आपको समझना पड़ेगा। इन इंडिया टू वी हैव सीन सच ए टेंडेंसी टुवर्ड्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स इन हैंड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए इंडिया में क्या देखने को मिला है, प्राइम मिनिस्टर का जो पावर है उसे एकदम 100% यूज किया है कुछ प्राइम मिनिस्टर्स ने। फॉर एग्जाम्पल जवाहरलाल नेहरू जो पहला प्रधानमंत्री था हमारा, उनके पास एनॉर्मस अथॉरिटी था क्योंकि उनको पब्लिक के ऊपर ग्रेट इन्फ्लुएंस था। उनकी बेटी इंदिरा गांधी भी ऐसी थी, वो एक पावरफुल लीडर थी। कैबिनेट में दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर से कई गुना ज्यादा पावर एक्सरसाइज करती थी इंदिरा गांधी, मतलब उनका डिसीजन हमेशा फाइनल रहती थी। वैसे ही था जवाहरलाल नेहरू जी का भी। ऑफ कोर्स द एक्सटेंट ऑफ पावर वील्डेड बाय ए प्राइम मिनिस्टर आल्सो डिपेंड्स ऑन द पर्सनालिटी ऑफ ए पर्सन। आप देखिए दोस्तों, वैसे लिखित में प्राइम मिनिस्टर के पास पावर्स है, पर एक्चुअली कोई वो एक्सरसाइज नहीं करता है, क्योंकि आजकल पॉलिटिकल पार्टीज को दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज का भी सपोर्ट चाहिए होता है। अगर ज्यादा अथॉरिटेरियन वाला डिसीजन लेगा तो दूसरे पार्टी छोड़ के भी जा सकता है, इसलिए जो प्राइम मिनिस्टर्स रहते हैं वो थोड़ा सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं। अपना जो पावर है उसे 100% यूज नहीं करते हैं। पर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जैसे लीडर्स वो 100% यूज करते थे, यही मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो देखिए कहने का मतलब यह है, प्राइम मिनिस्टर की जो पर्सनालिटी है उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं प्राइम मिनिस्टर कितना पावरफुल है, ठीक है। However, in recent years, the rise of coalition politics has imposed certain constraints on the power of prime minister. यही मैंने आपको बताया दोस्तों, जब कोई coalition गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर रहता है, उनको दूसरे पार्टी का भी जो इच्छाएं हैं उसे फॉलो करना पड़ता है। अगर उनकी इच्छाओं को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो अपना सपोर्ट विड्रॉ करेंगे, फिर पूरा गवर्नमेंट गिर जाएगा। तो ऐसे प्रॉब्लम्स भी आजकल देखने को मिला है। अब बात करते हैं द प्रेसिडेंट के बारे में। अगर प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है, हमारी पॉलिटिकल सिस्टम में हेड ऑफ द स्टेट के पास केवल नॉमिनल पावर्स है। आप कंपेयर कर सकते हो क्वीन ऑफ ब्रिटेन से, जिनके पास भी केवल सेरेमोनियल फंक्शंस है। ब्रिटेन में भी एक्चुअल पावर्स आर वेस्टेड विद प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट हमारे देश का सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का ओवरऑल फंक्शनिंग सुपरवाइज कर सकता है, सो दैट दे ऑपरेट इन हार्मनी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट। पर एक्चुअली प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर्स नहीं है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। लोग डायरेक्टली चुनते नहीं है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करने वाला जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट रहता है, लोकसभा एंड राज्यसभा का जो इलेक्टेड मेंबर्स है, एंड सारे स्टेट्स का जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से वो भी रहता है, ठीक है। ये कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर प्रेसिडेंट्स पोस्ट हैज टू गेट ए मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, इलेक्शन में तो मेजॉरिटी चाहिए। तो एक चीज आप और एक बार समझिएगा, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसमें कौन कौन वोट करते हैं। एक तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा,
elected members of Rajya Sabha and all members of legislative assemblies of state. ठीक है, दिस ensures that president can be seen to represent the entire nation. वैसे प्रेसिडेंट जो है पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, बट एट द सेम टाइम प्रेसिडेंट कैन नेवर क्लेम द काइंड ऑफ डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट दैट द प्राइम मिनिस्टर कैन. प्राइम मिनिस्टर के पास जितना डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट है उतना मैंडेट प्रेसिडेंट क्लेम नहीं कर सकता. दिस एंश्योर्स दैट शी और ही रिमेन्स ओनली ए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव. तो प्रेसिडेंट जो है एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है. अब दोस्तों हम प्रेसिडेंट के पावर्स के बारे में बात करेंगे. अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को कैजुअली भी पढ़ोगे ना, आपको ऐसा लगेगा प्रेसिडेंट सब कुछ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑल गवर्नमेंटल एक्टिविटीज जो है वो प्रेसिडेंट के नाम पर होता है. ऑल लॉस एंड मेजर पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट भी प्रेसिडेंट के नाम पर इशू होता है. ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स इन इंडिया वो भी प्रेसिडेंट के नाम पर होता है. फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट चीफ जजेस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट्स को अपॉइंट करते हैं, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स को, इलेक्शन कमिश्नर्स को, एम्बेसडर्स टू अदर कंट्रीज को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स है वो भी प्रेसिडेंट के नाम पर होता है. एंड प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस ऑल्सो. पर देखिए दोस्तों, बट वी शुड रिमेंबर दैट द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेस ऑल दिस पावर्स ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो इधर एक्चुअल पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं. उन एडवाइस के ऊपर ही प्रेसिडेंट को अपने पावर्स एक्सरसाइज करना है. प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से ये पूछ सकता है आपका जो एडवाइस है उन्हें रिकंसिडर करने के लिए. बट अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसी एडवाइस को अगेन देते हैं प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट को एक्ट करना पड़ेगा. सिमिलरली एक बिल जो है अगर ये लोकसभा और राज्यसभा में पास होता है, इसके बाद ये प्रेसिडेंट के असेंट के लिए या फिर सिग्नेचर के लिए जाता है. प्रेसिडेंट अगर चाहे तो इसको थोड़ी देर के लिए डिले कर सकते हैं. मतलब जो सिग्नेचर है ना, असेंट है ना, उसे थोड़ी देर के लिए डिले कर सकता है और इस बिल को पार्लियामेंट में वापस भेज सकता है फॉर रिकंसिडरेशन. बट अगर पार्लियामेंट उस बिल को अगेन पास करते हैं, मतलब कुछ प्रोविजंस ना चेंज करके भी अगेन वो बिल को अगर पास करके प्रेसिडेंट के साइन के लिए भेजते हैं ना, तो प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा. तो अब आप सोच रहे होंगे फिर प्रेसिडेंट के पास क्या पावर्स है. यह सब पढ़ने के बाद ये लग रहा है कि प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं है. एक पावर है दोस्तों, दैट ही कैन अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर. जब भी एक जनरल इलेक्शन के बाद एक पार्टी और कोलिशन ऑफ पार्टीज क्लियर मेजोरिटी सिक्योर करते हैं, तब प्रेसिडेंट लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और कोलिशन को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है. ठीक है, अगर कोई पार्टी और कोलिशन मेजोरिटी सिक्योर नहीं कर पाता है लोकसभा में, तब प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज कर सकता है. प्रेसिडेंट वो लीडर को एज प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है जो मेजोरिटी सपोर्ट लेके आ सकता है. अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगेगा तो वो एक लीडर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है. इन सच केस प्रेसिडेंट कैन आस्क द न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर टू प्रूव मेजोरिटी सपोर्ट. देखिए, प्रेसिडेंट ने एक लीडर को तो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया, इसके बाद प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से पूछते हैं कि आप अपना मेजोरिटी सपोर्ट प्रेजेंट करो लोकसभा में. अगर प्रेजेंट नहीं कर पाया तब वो गवर्नमेंट गिर जाएगा. तो फाइनली प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में भी बात करते हैं. देखिए, हमारे देश में प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. प्राइम मिनिस्टर के पास पूरे पावर्स है. प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है एंड प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है. बट ऐसे कई सारे कंट्रीज में जहां प्रेसिडेंट जो है बोथ द हेड ऑफ द स्टेट है एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है. फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट भी है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है. उनको पीपल डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं और वही पर्सनली मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं. लॉ मेकिंग बॉडी यूएसए में कांग्रेस है, बट द प्रेसिडेंट कैन वीटो एनी लॉ. कोई भी लॉ कांग्रेस पास करे उसे अपना वीटो पर यूज करके कैंसिल भी कर सकता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट. मोस्ट इंपॉर्टेंटली द प्रेसिडेंट डज नॉट नीड द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स. जैसे इंडिया में मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, वैसे प्रेसिडेंट को मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स का सपोर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट को डायरेक्टली पीपल इलेक्ट करते हैं एंड प्रेसिडेंट के पास एक फिक्स्ड टेन्यूर है 4 साल का. अगर एंड कंप्लीट्स इट इवन इफ हिज पार्टी डज नॉट हैव ए मेजोरिटी इन द कांग्रेस. कांग्रेस में अपने पार्टी का कोई सपोर्ट नहीं भी है ना, तब भी वो 4 साल कंप्लीट कर सकता है. यह है अमेरिकन मॉडल. दिस मॉडल इज फॉलोड इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ लैटिन अमेरिका. साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जितने कंट्रीज है ना, उसमें मैक्सिमम में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. एंड मेनी ऑफ द एक्स सोवियत यूनियन कंट्रीज 1991 में जो सोवियत यूनियन का पार्ट था ना, जितने कंट्रीज वो डिसइंटीग्रेट होने के बाद भी एक्स सोवियत यूनियन कंट्रीज में भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करते हैं. गिवन द सेंट्रलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट, द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इन कंट्रीज
countries like ours that follow the British model, the parliament is supreme, therefore our system is called parliamentary system of government. ठीक है, हमारे देश में सुप्रीम पावर किसको दिया हुआ है? पार्लियामेंट को दिया हुआ है, इसलिए हमारा सिस्टम को क्या बोलता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. क्लियर? तो दोस्तों दैट्स इट. अभी के लिए वीडियो में फिनिश कर रहा हूं, अगले वीडियो में मिलते हैं द जुडिशरी से. थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.